हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लिनिक। मैं हूं जॉर्ज और आज हम लोग चैप्टर 2 के थर्ड यूनिट जो कि है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वो पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर में हम लोग सिर्फ पैसों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं जो कि है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है? जैसे हम लोग के बॉडी में होता है तुम्हारा ब्लड, हर जगह चाहिए होता है हम लोग को ब्लड, वैसे ही तुम्हारा बिजनेस में क्या चाहिए होता है? फाइनेंस, मतलब पैसा चाहिए होता है। फाइनेंस का सिर्फ मतलब पैसा ही नहीं है, फाइनेंस तुम्हारा एक कंप्रीहेंसिव टर्म है जिसमें तुम्हारा ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहाँ से तुम पैसा ले सकते हो वो सब देखना है, एनालाइज करना है। उसमें से तुमको सबसे अच्छा, सबसे तुम्हारा ऑप्टिमल जो तुम्हारा सोर्स होना चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जिसमें तुमको रिस्क कम होगा और जिसमें तुमको सबसे चीपेस्ट रेट में मिलेगा फाइनेंस। उसको सिलेक्ट करने के बाद तुमको उससे पैसा कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद तुमको वो जो पैसा मिल गया उसको एम्प्लॉय करना है, मतलब उसको अलॉट करना है, कहाँ कहाँ तुमको पैसा का जरूरत है बिजनेस में, उधर उधर तुमको पैसा लगवाना है। तो ये सब मिलके हम लोग का क्या होता है? फाइनेंस। तो इधर स्टेटमेंट में पूरा जो मैंने समझा दिया वही लिखा हुआ है। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द सोर्स ऑफ मनी। ऑल्टरनेटिव सोर्सेस बहुत मिलेगा तुमको, तो उसमें से तुमको क्या करना है? सिलेक्टिंग द बेस्ट सोर्स। फिर क्या करना है? कलेक्टिंग द मनी, मनी को कलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है? देखो लास्ट है तुम्हारा यूटिलाइजिंग इट इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, सबसे अच्छे इफेक्टिव मैनर में, जिससे तुमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, उस मैनर में तुमको फाइनेंस को यूटिलाइज करना है। तो एक बिजनेस में हम लोग देखेंगे कि क्यों चाहिए होता है फाइनेंस, मतलब क्या नीड है फाइनेंस का बिजनेस में। सबसे पहला है तुम्हारा एसेट परचेस करने के लिए। तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है, तुमको एसेट चाहिए होगा, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब चाहिए होता है तुमको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हो गया। तो ये सबको परचेस करने के लिए तुमको पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से होगा? फाइनेंस। सबको सबको क्या चाहिए होता है? फाइनेंस ही चाहिए होता है। सेकंड क्या हो गया? ग्रोथ। बिजनेस तुम्हारा चालू कर लिया तुमने, एक पॉइंट आ गया, उसके बाद स्टेगनेंट हो गया, मतलब तुमको ग्रोथ चाहिए और बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, और एक जगह तुमको आउटलेट खोलना है, और एक जगह तुमको फैक्ट्री बनाना है। तो वो सब के लिए तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए। फिर क्या है? डेली ऑपरेशन। तुमको डेली खर्चा पानी चाहिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, या तुमको वर्कर सबको खाना पानी देना हो गया, ये सब के लिए तुमको पैसा चाहिए होता है। डेली जो डेली सामान खरीदने के लिए, डेली तुम्हारा डे टू डे एक्सपेंस निकालने के लिए, वो सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? टाइम ब्रिज। टाइम ब्रिज मतलब देखो, तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, जो तुम्हारा सामान बेचने वाले हो उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको सेलिंग करने तक, मतलब बेचने तक तुम्हारा क्या होगा? एक टाइम पीरियड चाहिए होगा, 1 महीना 2 महीना, उतना टाइम लगेगा तुमको प्रोड्यूस करके सेल करने के लिए। वो जो टाइम ड्यूरेशन हो गया, उसमें तुमको बिजनेस को फंक्शन करते रहना होगा ना, तभी ना चल पाएगा तुम्हारा बिजनेस। तो वो फंक्शन करने के लिए, वो ड्यूरेशन के लिए तुमको, जब तक पैसा आने वाला है बेचने के बाद, वो ड्यूरेशन में चलने के लिए तुमको फाइनेंस चाहिए होता है। लास्ट क्या है? ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। तुमको मार्केट में तुम्हारा एक नया अपॉर्चुनिटी आ गया, नया तुमको आइडिया आ गया कि ये वाला आइडिया चलने वाला है मार्केट में, तो उसको आइडिया को कैपिटलाइज करने के लिए, आइडिया से तुमको बिजनेस बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये सब नीड होता है तुम्हारा बिजनेस में, क्यों फाइनेंस चाहिए होता है। अब अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्या क्या टाइप ऑफ कैपिटल रहता है, मतलब क्या क्या टाइप ऑफ पैसा रहता है बिजनेस में। एक हो गया तुम्हारा फिक्स कैपिटल, सेकेंड हो गया वर्किंग कैपिटल। नाम से तुमको पता चले जाएगा कि फिक्स मतलब ये तुमने यूज कर दिया तो वो उस कुछ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, उधर तुम निकाल नहीं सकते, तुम यूज कर नहीं सकते उसको, उसमें डाल दिया है तुमने। जैसे तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट, जैसे तुमने लैंड खरीद लिया या बिल्डिंग एक खरीद लिया, तो तुमने उसको खरीदने के बाद तुम तो नेक्स्ट महीने ही बेच नहीं दोगे, तुम एटलीस्ट 5-10 साल तो चलाओगे उसको। तो उसमें क्या हो गया? तुम्हारा पैसा लग गया, तो तुम उस पैसे को निकाल नहीं सकते जल्दी। जैसे तुमने मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये सब तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उसमें तुमने पैसा लगा दिया तो तुम्हारा पैसा अटक जाता है कुछ टाइम के लिए। दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए तुमने नया आउटलेट खोला, उसमें तुमको क्या क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री के लिए जितना भी सामान चाहिए, सब के लिए तुमको पैसा चाहिए होता है। तुमने उसमें पैसा लगा दिया तो तुम्हारा एटलीस्ट 5 to 10 years तक ब्लॉक हो जाएगा वो पैसा। सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल। ये तुम्हारा डे टू डे नीड के लिए जितना भी पैसा होता है, जैसे तुम्हारा क्या हो गया? डे टू डे ऑपरेशन के लिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, डेटर से डेटर को तुम्हारा क्या डेटर से पैसा आ गया तुम्हारा, वो हो गया तुम्हारा क्या वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। कैश तुम्हारे पास जितना है,
बैंक बैलेंस जितना है वो सब क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। वो सब किस में यूज होता है, तुम्हारा डे टू डे ऑपरेशन के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, तुम्हारा वेजेस देना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना हो गया, पानी का बिल देना हो गया, ये सब तुम्हारा सब किस में आ गया, वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। अब समझते हैं कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए जो चीज यूज होता है वो होता है फिक्स कैपिटल, और डे टू डे ऑपरेशन के लिए जैसे परचेज, पेइंग वेजेस, रेंट, बाइंग रॉ मटेरियल, ये सब के लिए जो यूज होता है फंड, वो गया वर्किंग कैपिटल। इसका नेचर क्या होता है, फिक्स कैपिटल मैंने बोला ही था कि 5-10 साल के लिए तुम्हारा कैपिटल फिक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, परमानेंट इन नेचर, इट स्टेज मोर देन 1 ईयर। ये डेफिनेशन याद रखना, मैंने जो तुमको 5-10 साल बोला है वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोला है। तो मोर देन 1 ईयर होने से ही तुम्हारा वो फिक्स कैपिटल में आ जाएगा, और लेस देन 1 ईयर होने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। ये मेनली सर्कुलेटिंग होता है और टेम्परेरी इन नेचर होता है, जो तुम्हारा चेंज होते रहता है। इन्वेंटरी बनाया तुमने, बेच दिया, बेचने के बाद डेटर से तुमको पैसा मिल जाएगा, तो ये सब चलते रहता है। ऑब्जेक्टिव, इट्स गोल इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा करने के लिए उसमें यूज होता है फिक्स कैपिटल। इसमें क्या होता है, इस गोल इज टू मेंटेन लिक्विडिटी, मतलब बिजनेस में तुमको पैसा चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होता है। अगर कोई डेटर, कोई तुम्हारा क्रेडिटर आके तुमसे पैसा मांग ले तो तुमको देना होगा उसको। तुमने, तुम्हारा कोई सप्लायर जिससे तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसने तुमसे बिल मांग लिया कि पैसा मांग लिया, तो उसको देने के लिए तुम्हारे पास लिक्विड कैश होना चाहिए, फटाक से पेमेंट कर देना होगा, नहीं तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन खराब हो जाएगा। तो तुम्हारा सप्लायर और मतलब स्टेक होल्डर सबके साथ तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, ताकि तुमको अच्छा बिजनेस मिलता रहे उन लोग से भी। तो इसके लिए तुमको क्या, लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहिए, और लिक्विडिटी कौन बना के रखता है, वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल में हो गया लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब तो पता चल गया। कैश इन हैंड, इन्वेंटरी, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हो गया तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल। सोर्सेस, रेज टू लॉन्ग टर्म सोर्सेस, ये हम लोग को बाद में मालूम चलेगा ये चैप्टर में कि कहाँ से हम लोग फिक्स कैपिटल उठा सकते हैं। शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया। शॉर्ट टर्म में हम लोग, जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म मतलब वर्किंग कैपिटल कहाँ से ले सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग ने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट चैप्टर में शायद। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या था, करेंट अकाउंट में 2 प्रिविलेज मिला था हम लोग को, याद है। पहला प्रिविलेज क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा है बैंक में उससे ज्यादा तुम उसमें से पे कर सकते हो। जो बैंक तुमको एक लिमिट दे देता है कि हम लोग से तुम 1 लाख 2 लाख इतना लिमिट दे देते हैं, उतना तुम पे कर सकते हो अपने मन से। तो वो बैंक अलाउ कर देता है, बिना कुछ फॉर्मेलिटीज के तुमको वो मतलब लोन दे देता है, बैंक लोन दे देता है। ये एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। करंट अकाउंट होल्डर, ये याद रखना। ट्रेड क्रेडिट एंड कैश क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब तुमने बिजनेस किया है किसी को, बिजनेस किया है किसी के साथ, तो उसमें तुमको क्रेडिट मिल गया, मतलब सप्लायर से तुमको क्रेडिट में सामान मिल गया, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल में आ गया। फिर क्या हो गया, लो लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी कम है इसमें फिक्स एसेट में, दिस एसेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली विदाउट अ लॉस। फिक्स एसेट तुमने खरीद लिया, जैसे तुमने एक प्लांट या मशीनरी खरीद लिया, ये या तुमने एक व्हीकल खरीद लिया तुम्हारा सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो अगर तुम सेल कर देते हो तुम्हारा डेप्रिसिएशन होगा। तुम सेकेंड हैंड मार्केट में अपना व्हीकल सेल करने जाओगे, तुमको तो वैल्यू कम मिलेगा ना, तो उसमें क्या हो गया, तुम्हारा लॉस हो गया। ये क्या होता है, हाईली लिक्विड होता है वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होता है, एसेट कैन बी कन्वर्टेड इजीली विद इन 1 ईयर। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, डेटर हो गया, जिसको तुमने सामान बेच दिया था। क्रेडिट में सामान बेच दिया, मतलब तुम्हारा फिनिश गुड्स जिसको बेचा है तुमने, तो उससे तुमको पैसा मिल जाएगा इजीली विद इन 1 ईयर। तो ये क्या हो गया, हाईली लिक्विड हो गया। इन्वॉल्व्स हाई रिस्क बिकॉज इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी ब्लॉक हो जाता है। तुम्हारा फिक्स कैपिटल में ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए तुमको लैक्स ऑफ रुपीज लगता है, लैंड खरीदने के लिए लैक्स ऑफ रुपीज लगता है। लेकिन तुम्हारा अगर तुम्हारा छोटा मोटा तुम्हारा प्रोडक्शन है, तो उसमें ज्यादा तुम्हारा कैपिटल नहीं लगता है और उसमें रिस्क भी कम रहता है। अब आता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर बिजनेस। सोर्सेस में हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, दूसरा है तुम्हारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा, पहली आ जाएगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब एक कंपनी में तुम्हारा ओनरशिप
उससे तुमको मिल जाएगा। जैसे तुम्हारा ओनरशिप में एक कंपनी है जिसका तुम्हारा ये ओनरशिप बोलोगे, ओनरशिप है तुम्हारा, मालिक के पास है, तुम्हारा ओनर के पास है 50%, और उसने 50% क्या कर दिया, एज ए शेयर लोगों को बेच दिया, मतलब इक्विटी शेयर उसने पब्लिक कर दिया है। तो शेयर मार्केट में वो कंपनी का तुम शेयर खरीद सकते हो। वो 50% अमाउंट ऑफ शेयर जितना भी था, मान लो 1 लाख शेयर्स उसने तुम्हारा स्टॉक मार्केट में निकाल दिया है, वो 1 लाख शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर हो जाएगा। और वो एज ए कंपनी तुम उसको खरीद के, मतलब उसको अपना शेयर को बेच के, कंपनी का शेयर को बेच के पैसा ले सकते हो। इन्वेस्टर आके तुम्हारा इक्विटी शेयर खरीदेगा और तुमसे पैसा, तुमको वो पैसा मिल जाएगा। वैसे तुम क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ले सकते हो। इसमें क्या रहता है कि तुमको वोटिंग राइट्स भी देना पड़ता है। तुम्हारा कंपनी में मेजर कुछ डिसीजन होगा, जो इन्वेस्टर है उन लोग को भी वोटिंग राइट्स मिल जाता है इसमें। एंड देयर रिटर्न, तुम्हारा कंपनी जितना प्रॉफिट करेगा उसको एज ए डिविडेंड तुमको देना होगा सबको। ईच एंड इक्विटी शेयर होल्डर को तुमको प्रॉफिट का शेयर देना होगा। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर भी जा रहा है, वोटिंग राइट्स भी जा रहा है इक्विटी शेयर में। ये दोनों तुम्हारा कभी कभी डीमेरिट्स का भी काम आ, डीमेरिट्स में भी लिखना आ सकता है कि इक्विटी शेयर एज ए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें डीमेरिट्स क्या क्या हो सकता है। पहला है तुम्हारा वोटिंग राइट्स, मतलब तुम्हारा अपने कंपनी के अंदर ही तुम्हारा राइट ऑफ ओनरशिप कम हो जाता है, क्योंकि तुम अपना ओनरशिप बेच देते हो पैसा के लिए। और क्या हो सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट भी कम हो जाता है, क्योंकि तुमको प्रॉफिट शेयर दूसरों के साथ भी करना पड़ता है। तो ये सब तुम डीमेरिट्स अगर आ गया क्वेश्चन में कभी भी, तुम लिख सकते हो। दीज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या है, दे हैव वोटिंग राइट्स एंड देयर रिटर्न कॉल्ड डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। इक्विटी शेयर हो गया तुम्हारा सबसे पहला टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स, जिसमें क्या होता है कि शेयर, मतलब तुम अपना कंपनी का शेयर को बेच देते हो इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर शेयर खरीद लेता है और वो लोग भी ओनर बन जाते हैं। ओनर बनने से उन लोग भी रिस्क हो जाता है कंपनी का, कि कंपनी लॉस कर दे तो उन लोग को भी लॉस होगा, कंपनी प्रॉफिट किया तो उन लोग को एज ए डिविडेंड प्रॉफिट मिल जाएगा, और उन लोगों को वोटिंग राइट्स भी मिलता है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है उन लोग को इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर ही है लेकिन उन लोग को ज्यादा प्रीफरेंस मिलता है, और उन लोग को फिक्स रेट में उन लोग को डिविडेंड मिलता है। दिस शेयर होल्डर्स है प्रिफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से भी ज्यादा प्रीफरेंस इन लोग को मिलता है, इसलिए इसका नाम है प्रीफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है, रिसीविंग ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी वाइंड्स अप। अगर बाई चांस कंपनी कुछ लॉस कर दिया, कंपनी ने कुछ घोटाला कर दिया और लीगली कोर्ट ने कंपनी को बंद करने के लिए बोल दिया, कंपनी बंद होने से क्या होगा, उन लोग का मालिक को पैसा रिटर्न करना होगा। तो सबसे पहले किसको रिटर्न होगा पैसा, जो जो उसका क्रेडिटर है उन सबको होगा। उसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारा प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उसके बाद पैसा रिटर्न होगा। लास्ट में जाके जो भी बचा कुचा रहेगा वो किसको रिटर्न हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को लीस्ट प्रीफर्ड करता है क्योंकि वो मेन मालिक है। प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर जैसा भी है, उन लोग को क्या होता है, सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, वो लोग एज ए क्रेडिटर मतलब जिससे लोन लेते हो और तुम्हारा ओनर है, उन लोग के बीच वाला चीज बोल सकते हो ये प्रीफरेंस शेयर। उन लोग को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, उन लोग को क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और उन लोग का कैपिटल का रीपेमेंट, अगर बाई चांस कंपनी बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, तब उन लोग को ज्यादा प्रीफरेंस देता है इक्विटी शेयर होल्डर से। ये सब चीज याद रखना। रिसीविंग ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी वाइंड्स अप, और उन लोग के पास नो वोटिंग राइट रहता है, वोटिंग राइट नहीं रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है इश्यूड बाय ए कंपनी दैट एक्नॉलेजेस ए डेब्ट। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड आर पेड इंटरेस्ट एट फिक्स रेट। डिबेंचर सब क्या होता है, कंपनी इशू करता है लोगों को, मतलब वो लोन लेने के लिए कि हम लोग ये इशू कर रहे हैं तो हम लोग को इतना पैसा चाहिए, हम लोग आपको ईयरली इतना इतना इंटरेस्ट के साथ इतना इतना पैसा रिटर्न, इतना इतना इंटरेस्ट देंगे, और एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स हम लोग पूरा कैपिटल आपको रिटर्न कर देंगे जितना आपने इन्वेस्ट किया था, और सालों साल आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते जाएंगे। एज ए टाइप ऑफ लोन है जो कंपनी डायरेक्ट इशू करता है लोगों को, बैंक से नहीं लेता है, या बैंक इशू नहीं करता है, कंपनी डायरेक्ट इशू करता है पब्लिक को।
लोन, इसमें ओनरशिप का कुछ भी बात नहीं आता है। ओनरशिप का बात सिर्फ तुम्हारा इक्विटी शेयर में आता है और प्रीफरेंस शेयर में थोड़ा बहुत आता है। प्रीफरेंस शेयर में मेनली इन लोगों को फिक्स रेट मिल ही जाता है, रीपेमेंट भी कैपिटल का हो जाता है, इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रीफरेंस मिलके। फिर आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सबसे सेफेस्ट और सबसे चीप सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस है। याद रखना, इंटरनल फाइनेंस का सबसे चीप सोर्स है। मतलब कंपनी जो प्रॉफिट किया है, कंपनी सब प्रॉफिट नहीं दे देता है तुम्हारे ओनर सबको, कंपनी कुछ प्रॉफिट अपने लिए रख देता है इमरजेंसी के लिए, या तो कंपनी अपना ग्रोथ करने के लिए थोड़ा पैसा रख देता है प्रॉफिट से, तो वो प्रॉफिट क्या होता है तुम्हारा, री इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और वो सबसे चीप सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस है। दिस इज द पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर बट इट इज रिटेन, मतलब अपने पास ही रख लेता है और उसको री इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ये हो गया रिटेन अर्निंग्स। लास्ट में आ गया टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक से या तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब बैंक हो गया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जब कंपनी लोन लेता है वो भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। मैनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट और फॉर एक्सपांशन। कंपनी का एक्सपांशन के लिए या फिक्स एसेट खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन दे देता है। तो वो क्या हो गया हम लोग का लास्ट तुम्हारा टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। सबसे पहला क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो तुमको बोल ही दिया था कि करंट अकाउंट होल्डर सबको क्या फैसिलिटी रहता है कि वो लोग विड्रॉ कर सकते हैं एक्सेस ऑफ देयर एक्चुअल बैलेंस अप टू ए स्पेसिफाइड लिमिट। लिमिट तुम्हारा सेट कर देता है बैंक की, इतना इतना लिमिट तुमको मिल गया है कि एक आदमी का पैसा, एक आदमी को मिला है कि बिजनेसमैन को कि 5 लाख रुपीज उसका स्पेसिफाइड लिमिट है, वो एक्स्ट्रा अपना जितना बैलेंस है, मान लो उसके पास 2 लाख बैलेंस है, तो वो अप टू 7 लैक्स वो पे कर सकते हैं एट अ टाइम। मतलब 7 मतलब नेगेटिव 5 लैक्स उसको बैलेंस हो जाएगा, मतलब 5 लाख रुपीज उसको बैंक डायरेक्ट लोन दे देगा। तो ये चीज क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या है, दिस इज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर ऑफ गुड्स in the normal course of business. It is a very common and important source of short term finance in modern commerce. मान लो तुम्हारा ये सबसे इजी एग्जांपल में समझाता हूँ। एक रहीम नाम का एक बंदा था, शू सेलर, सॉरी शू मैन्युफैक्चरर बोलते हैं इसको, शू मैन्युफैक्चरर। पूजा का टाइम आ गया, अब इसको क्या आ गया, ये 1000 शूज का ऑर्डर आ गया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या करेगा, जो इसका रॉ मटेरियल का सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लायर, उससे क्या करेगा, रॉ मटेरियल ले लेगा, बोलेगा कि मैं आपको आफ्टर 2 months पे कर दूंगा। तो इसने 1 महीने में, 1 month में इसने सामान बना के बेच भी दिया, सेल भी कर दिया। सेल करने के बाद इसके पास पैसा, प्रॉफिट भी आ गया। तो इसने क्या किया, प्रॉफिट भी आ गया, इसका सेलिंग का एक्सपेंसेस सब आ गया, सब रिकवर हो गया। उसी पैसा को वो जाके रॉ मटेरियल सप्लायर को दे दिया। रॉ मटेरियल सप्लायर ने इसको क्या दे दिया, ट्रेड क्रेडिट दिया था। ट्रेड क्रेडिट मतलब उसको, मतलब बिना पैसा देके उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया, 2 महीने बाद उससे पैसा मिल गया। और रहीम ने क्या कर दिया, उसी चीज को यूज करके बिना उसका खुद का पैसा लगा के उसने क्या कर दिया, अपना गुड्स भी सेल कर दिया, मैन्युफैक्चर करके गुड्स सेल कर दिया। और किससे सेल किया, ट्रेड क्रेडिट लेके। किससे, तुम्हारा ये जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है, इससे। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ गया कि दिस इज ए क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स। ये वाला जो रॉ मटेरियल सप्लायर था, इसने इसको क्रेडिट दिया था अपना रॉ मटेरियल्स देके, बिना पैसा लेके उसने रॉ मटेरियल्स दे दिया। वो एज ए टाइप ऑफ लोन हो गया उसके लिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस, वो जो प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक जितना टाइम है उसके लिए, उतना टाइम के लिए उसने उससे क्रेडिट में ले लिया। इट इज़ ए वेरी कॉमन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इन मॉडर्न कॉमर्स। अभी के दिनों में ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मॉडर्न कॉमर्स में हम लोग का शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। अब बताते कमर्शियल पेपर, ये क्या होता है, दीज आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब याद है, लास्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था,
ये क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ए पर्सन बी को प्रॉमिस करता है कि मैं इतना इतना डेट में इतना इतना अमाउंट ऑफ मनी पे कर दूंगा। वो हो गया प्रॉमिसरी नोट। ये एक टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, मतलब इसके पास सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, उसके बैक में कुछ भी एसेट नहीं है, कुछ भी कोलेटरल नहीं है कि वो बी जाके क्लेम कर सके कि मेरा पैसा रिटर्न कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ये सामान बेच दूंगा। वैसा कुछ भी नहीं होता है, अनसिक्योर रहता है। तो ये क्या हो गया? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय वेल रेप्यूटेड कंपनीज टू रेज मनी डायरेक्टली फ्रॉम मनी मार्केट। बायर्स टिपिकली इंक्लूड बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर फर्म्स। ये सब किसको किसको बेच रहा है? कमर्शियल पेपर बैंक्स को बेचता है, इंश्योरेंस कंपनी को बेचता है, या अदर फर्म्स सबको बेचता है, अदर कंपनीज को बेचता है। डायरेक्टली हम लोग जाके कमर्शियल पेपर खरीद नहीं सकते। ये किसको बेचता है? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सबको बेचता है। और ये नॉर्मल कंपनी भी बेच नहीं सकते। जो रेप्यूटेड कंपनी है, जो अच्छा चल रहा है, उन लोग को ही बैंक पैसा देता है बिना कुछ सिक्योरिटी के। अब आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। ये क्या होता है? बैंक सब स्पेसिफिकली टू हेल्प बिजनेसेस फर्म टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लोन दे देता है बैंक। तो वो हो गया तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन्स। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, ये क्या चीज है? दिस मेथड अलाउज ए बिजनेस टू टेक इमीडिएट पोजेशन ऑफ एन एसेट व्हाइल पेइंग फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट ओवर ए प्री डिटरमाइंड शॉर्ट पीरियड। इट इज ऑफन यूज्ड बाय बिजनेसेस विद डिफिकल्ट फाइनेंशियल फंड पोजीशन। मान लो तुमको कुछ एक सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। उसने क्या बोला कि तुम इतना पैसा रखो, मैं एवरी वीक या तो एवरी फोर्थ नाइट या तो एवरी मंथ तुमको इतना इतना पैसा रिटर्न करके दूंगा। और उसने वो बोल के पूरा सामान जितना था वो ले लिया और महीने महीने में वो पैसा देता रहेगा। ये एक टाइप का क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट। हम लोग जैसे गाड़ी लेने में ईएमआई भरते हैं, वैसे ही ये कुछ सामान खरीद के उसको ईएमआई में पैसा दे रहा है, वो हो गया तुम्हारा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। About the advances, some business receive advance payment from their customer or the agent against future order. This is considered a very cheap source of short term finance. ये तुम रहीम वाला एग्जाम में चलता है। इसने एक्स नाम का एक सेलर, एक्स नाम का बायर, मतलब एक्स नाम का बायर को उसने, ये रहीम ने अपना जूता बना के बेचने के लिए बोला था। एक्स नाम का बायर ने इसको क्या किया था? ऑर्डर दिया था कि ऑर्डर्ड 1000 शूज। तो ऑर्डर देते टाइम हम लोग जैसे तुम्हारा किसी चीज को ऑर्डर करने के लिए दुकान में जाते हैं, तो हम लोग एक एडवांस देके आते हैं ना कि ये पैसा रखो, हम लोग ऑर्डर का डिलीवरी के टाइम हम लोग पूरा कंप्लीट पे करके जाएंगे। तो रहीम ने क्या किया? कुछ पैसा रॉ मटेरियल्स उससे उधार में ले लिया, ये वाला सप्लायर से रॉ मटेरियल्स उधार में ले लिया, और 1000 शूज का जो ऑर्डर मिला था उसका 500 शूज का उसने पूरा कंप्लीट एडवांस ले लिया। और 500 शूज का उसने क्या बोला कि जब डिलीवरी दे दूंगा तब तुम पैसा देना। तो उसको इधर से भी पैसा मिल रहा है, रॉ मटेरियल से भी पैसा मिल रहा है, उसको जो तुम्हारा बायर है, जिसको बेचने वाला है, वो जिससे ऑर्डर मिला है 1000 शूज का, उससे भी उसको 500 शूज का एडवांस मिल गया। तो ये वाला साइकिल, उसका बिजनेस का साइकिल चल रहा है। वो इधर से भी पैसा ले रहे, उधर से भी पैसा ले रहे, उसका वैसे वर्किंग कैपिटल का नीड खत्म हो जाता है। वो वैसे ही वर्किंग कैपिटल निकाल देता है बिना कुछ इंटरेस्ट दिए, क्योंकि सेलर को वो ऑर्डर जिससे लिया है उसको इंटरेस्ट थोड़ी देगा। वो रॉ मटेरियल जिससे लिया है उधार में उसको इंटरेस्ट थोड़ी देगा, नहीं देगा। वो जितना पैसा है उतना ही देगा। इंटरेस्ट किसको देगा? बैंक को देना होगा। अगर किसी अनऑफिशियल मनी लेंडर से पैसा लेते हैं उनको देना होगा। तो ये सब चीज तुम्हारा बिजनेस में चलता रहता है। ये सब तुम्हारा सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस या शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोल सकते हो तुम। अब बताए एक्स्ट्रा कुछ चीज पढ़ते हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करने के लिए। पहला है कॉस्ट। तुमको कॉस्ट देखना है, कौन सा कॉस्ट सबसे कम रहता है, मतलब इंटरेस्ट हो गया लोन में, या फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब शेयर में आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब चीज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुमको देखना है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस में, कौन से ऑल्टरनेटिव में सबसे ज्यादा कॉस्ट एसोसिएटेड है। सबसे ज्यादा कॉस्ट होने से तुम्हारा बेनिफिट नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सबसे कम कॉस्ट रहने वाला तुमको सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढना है। ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है व्हाइल चूजिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकेंडली रिस्क, कौन से कैपिटल सोर्स में तुम्हारा क्या है, रिस्क कम है। जितना रिस्क कम होगा उतना तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट होगा।
borrowed funds are riskier as they involve fixed repayment obligation. Owners fund are less risky. ओनर्स फंड में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर, उसमें तुमको रीपेमेंट करने का कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, लेकिन तुम बैंक से लोन लेते हो तुमको रीपेमेंट करना ही होगा। इक्विटी शेयर में तुमने ओनरशिप बेच दिया है, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो वो भी ओनर ही है, उसका भी तो राइट, उसका भी तो ऑब्लिगेशन हो गया कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो वो भी क्यों मांगेगा जाके प्रॉफिट, तो वो भी ओनर ही है, मालिक ही है वो, तो वो जाके मांग नहीं सकते जो ओरिजिनल ओनर था उससे कि तुम्हारा कंपनी काम नहीं कर रहा है तो पैसा कौन देगा मुझे। अरे भाई तुम भी तो वही कंपनी के ओनर हो, तो तुम उससे जाके पैसा नहीं मांग सकते। तो रिस्क किस में होता है, बोरोड फंड में होता है, लोन्स में होता है मेनली, जो बैंक से लेता है। अब आ गया कंट्रोल। अगर तुम, ये मैंने बोल दिया, इक्विटी शेयर तुम अगर इशू कर देते हो तुम्हारा कंट्रोल कम हो जाता है। तुम पहले ओनर थे 100% कंपनी के, अब तुम 60% कंपनी के ओनर हो, 40% तुमने पैसों के लिए किसी और को, इन्वेस्टर को बेच दिया है, अब वो भी ओनर है, अब वो भी डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा, वो भी वोटिंग में आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, अपना कंपनी में ही कंट्रोल कम हो रहा है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना होगा जब तुम सोर्स ऑफ फंड ढूंढते हो या सिलेक्ट करते हो कि इक्विटी शेयर होने से तुम्हारा इक्विटी शेयर इज द लास्ट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर, क्योंकि उसमें तुम्हारा कंट्रोल खो जाता है। फिर टाइम पीरियड, द चॉइस डिपेंड्स ऑन वेदर द नीड इज फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तुमको अलग पॉइंट, अलग तुम्हारा थिंकिंग होना चाहिए कि कैसे तुमको फाइनेंस लेना है। शॉर्ट टर्म के लिए तुमको अलग तरीके से सोचना होगा। शॉर्ट टर्म में तुम्हारा वो जो रहीम वाला साइकिल हो गया वो काम में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में वो सब काम में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में तुमको अलग तरीके से सोचना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, द सोर्स ऑफ फंड शुड हैव फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स। मतलब अगर तुम ए तरीके से, मतलब पैसों से नहीं दे सकते तो काइंस में भी पे करने से हो जाएगा, तो तुम्हारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब काइंस, मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल्स दे दिया तुमने या कुछ और सामान दे दिया, तो वैसे तुम्हारा पे करने से तुम्हारा अगर होता है तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए सबको हमेशा। अब आता है इक्विटी प्रिफरेंस शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस क्या है। ये कभी कभी तुमको आ सकता है क्वेश्चन में कि ये दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। इक्विटी शेयर क्या होता है, एक ऑर्डिनरी टाइप ऑफ शेयर होता है, मतलब सबसे बेसिक टाइप ऑफ तुम्हारा फंड होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलता है। इसमें क्या होता है, प्रिफरेंस मिलता है ज़्यादा, इक्विटी शेयर के ऊपर प्रिफरेंस मिलता है ज़्यादा, कि तुमको क्या क्या मिलता है, तुमको रीपेमेंट तो मिल ही जाएगा ज़्यादा, मतलब अगर कंपनी बंद हो रहा है तो रीपेमेंट का ऑप्शन तुमको पहले मिलेगा इन लोग से, इक्विटी शेयर होल्डर से, और तुमको मतलब फिक्स तुमको डिविडेंड मिल जाएगा, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। डिवेंचर क्या होगा, डिवेंचर इज ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन हो गया जो कंपनी इशू करता है। नेचर ऑफ कैपिटल, ये क्या हो गया, ओन कैपिटल परमानेंट। ये क्या होगा, हाइब्रिड। मैंने बोला था ना ये लोन और तुम्हारा ओनरशिप के बीच वाला है, मतलब ये हाइब्रिड है। ये ओन कैपिटल भी एग्जैक्टली नहीं है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा क्या बोरोड कैपिटल भी नहीं है, बीच वाला बोल सकते हो तुम। ये वाला कंप्लीटली बोरोड कैपिटल होता है और कंप्लीटली टेम्पोररी होता है। स्टेटस ऑफ होल्डर, ओनर ऑफ द कंपनी, जो होल्ड करता है इक्विटी शेयर उसको ओनर मान लेते हैं। इसको पार्ट ओनर बोलते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा लोन के जैसा भी होता है, इन लोग को फिक्स पेमेंट देते रहते हो, इन लोग के पास वोटिंग राइट नहीं रहता है, ये चीज याद रखना। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन लोग को बोलते हैं। डिवेंचर जो खरीदते हैं, डिवेंचर होल्डर जो होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, मतलब सिंपल जिसने लोन दिया है कंपनी को। रिटर्न कैसे करना होता है, डिविडेंड के द्वारा, डिविडेंड देना पड़ता है उन लोग को। इन लोग को भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। डिबेंचर होल्डर सबको इंटरेस्ट मिलता है, लोन में इंटरेस्ट देना पड़ता है। डिबेंचर होल्डर सबको भी तुमको ईयरली या मंथली जैसे करते हो तुम वैसे तुमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ऑब्लिगेशन टू पे, इसमें मैंने बोला था इक्विटी शेयर होल्डर में तुम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो भी ओनर ही है, उसको क्यों पैसा देना है, क्योंकि वो भी मालिक ही है। प्रॉफिट होने से उसको भी मिलेगा, लॉस होने से वो भी लॉस को झेलना होगा। इसमें क्या मिलता है, इसमें भी तुमको सिर्फ जब वाइंड अप होता है ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से कि उसको पैसा मिल जाए, रिटर्न हो जाए, लेकिन इससे तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं आ जाता कि उसको पैसा देने होगा। अगर पैसा नहीं बचे तो नहीं दोगे, वही बात है। इसमें क्या होता है, डिबेंचर में क्या होता है, कंपल्सरी उसको पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि उससे तुमने लोन लिया, उसको ओनरशिप नहीं दिया है तुमने, इसको तुमने पार्ट ओनरशिप दे दिया था, वोटिंग राइट नहीं दिया था। वोटिंग राइट, इसमें फुल वोटिंग राइट रहता है, इसमें नो वोटिंग राइट इसमें नहीं रहता है। इसमें तो वोटिंग राइट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें लोन ही लिया है डिबेंचर में। प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, सबसे लास्ट प्रायोरिटी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ये तो पता चल गया। पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर बट आफ्टर क्रेडिटर,
पहले किसको पहले देखो, क्रेडिटर को पहले सबसे पेमेंट मिलेगा वाइंड अप होने से, कंपनी बंद होने से, मतलब कंपनी को लॉ ने बंद कर दिया, तो पहले रीपेमेंट किसको, क्रेडिटर को होगा। उसके बाद किसको होगा, प्रिफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद लास्ट में किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। अब आता है क्या, रिस्क। सबसे हाईएस्ट रिस्क किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, क्योंकि वो भी मालिक है। मीडियम रिस्क किसके पास होता है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि उसको लॉस होने से भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। अगर लॉस हो रहा है तो इन लोग को डिविडेंड नहीं मिलेगा। लो रिस्क इन लोग का होता है डिबेंचर होल्डर का, क्योंकि उन लोग को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल या तो हर महीने, जब भी उन लोग का डिबेंचर में पेमेंट बाकी है, मतलब पेमेंट पेंडिंग हो जाएगा, मतलब ड्यू हो जाएगा, जब भी उनको पेमेंट मिलना है, उसके डिबेंचर में जो लिखा हुआ रहेगा ईयरली मंथली, तो वैसे टाइम में उसको फिक्स पेमेंट मिल जाएगा, फिक्स रिटर्न मिल जाएगा जितना भी है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। तो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक भी कर देना। अगर 1-on-1 क्लास चाहिए मुझसे तो इस नंबर में कांटेक्ट करना। चलो हंसते रहो, पढ़ते रहो और कॉमर्स में आग लगाते रहो। गुड बाय।